हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में डिवाइडेड था। तो ये पार्ट 3 है जिसमें हम ब्लॉटिंग टेक्निक्स बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो पहले वीडियो में ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ये मैंने समझाया था। दूसरा वीडियो जो आया था उसमें मैंने सदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, उसको कैसे आप लैब में एक्चुअली परफॉर्म करते हो, ये चीजें डिस्कस करी थी। ये पार्ट 3 है, इसमें मैं आपको बताऊंगी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, कैसे आप इजीली सारी ब्लॉटिंग टेक्निक्स को याद रख सकते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को डिस्कवर किया था एल्वाइन कैम्पेन स्टैंक नाम के साइंटिस्ट ने 1977 में। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और जब भी आप सदर्न ब्लॉटिंग की बात करते हो ना, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही रहती हैं। बस कुछ एक दो डिफरेंसेस रहते हैं। अगर आपको वो याद हो जाते हैं तो दोनों टेक्निक्स आपको इजीली बहुत जल्दी याद होने वाली हैं। अगर डिफरेंस की बात करें तो सदर्न ब्लॉटिंग में हम डीएनए की ब्लॉटिंग करते हैं, ओके। बट जब हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की बात करते हैं तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम आरएनए की ब्लॉटिंग करते हैं, यानी कि आरएनए का एप्लीकेशन है, आरएनए को यूज करते हैं। अब हमें पता है कि जब भी आपके सामने आरएनए वर्ड आता है तो आरएनए जुड़ा रहता है जीन एक्सप्रेशन के साथ, यानी कि आरएनए एक तरह का प्रोटीन बनाएगा या फिर एक तरह का जीन एक्सप्रेशन करेगा। तो ये जीन एक्टिव है, कितना एक्टिव है और आरएनए इसे कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, ये सारी चीजों की कनेक्टिविटी हमेशा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के थ्रू फाइंड आउट करी जाती है। इसमें क्या करता है, इसमें स्पेसिफिक आरएनए के सेगमेंट को डिटेक्ट करता है, ये आइसोलेटेड एमआरएनए के सेगमेंट को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे एमआरएनए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए का रोल रहता है। एमआरएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है जब आप जीन एक्सप्रेशन की बात करते हो। अब नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको, ये बिल्कुल सेम है सदर्न ब्लॉटिंग की तरह ही, कि यहाँ पे आपको सेपरेट करना है साइज के बेस पे। अब जब साइज के बेस पे सेपरेट करोगे तो कैसे उसको यूज करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। जब आपने अपने जेल में आरएनए के सेगमेंट को साइज और चार्ज के बेस पे सेपरेट कर लिया, फिर आप उस जेल को ट्रांसफर करोगे ब्लॉटिंग के थ्रू इनटू अ मेम्ब्रेन। और वो मेम्ब्रेन कौन सी होगी, या तो वो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन हो सकती है या तो वो नायलॉन की मेम्ब्रेन हो सकती है। जब आपने अपने ब्लॉटिंग के सिस्टम से ट्रांसफर कर लिया तो उसके बाद आप डिटेक्ट करोगे लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री प्रूफ के थ्रू, ओके। प्रूफ का डिजाइनिंग क्यों जरूरी है, जब आप प्रूफ डिजाइन करते हो लैब में तो आपको ध्यान रखना रहता है कि वो प्रूफ आपके टारगेट सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। अगर आपने रैंडम प्रोब्स को डिजाइन किया है तो ऑब्वियसली वो टारगेट से बाइंड नहीं करेगा। जब वो टारगेट से बाइंड नहीं करेगा तो उसका डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे प्रोब्स को डिजाइन करना है आपको लैब में जब भी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंसेस या कॉम्प्लीमेंट्री जो भी मॉलिक्यूल आप डिटेक्ट कर रहे हो उसमें हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। अब ये जो प्रोब्स होते हैं ये स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस पे जाके बाइंड कर जाते हैं। जब हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा टारगेट सीक्वेंस क्या होता है, आरएनए होता है। तो हमेशा आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब्स को डिजाइन करना है। जब पिछली वीडियो की तरह, पिछले लेक्चर्स की तरह ही यहाँ पे भी ब्लॉटिंग मैकेनिज्म चार तरह से काम करता है, या तो कैपिलरी ब्लॉटिंग होता है, या तो वैक्यूम का ब्लॉटिंग होता है, या तो इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग होता है, या तो सेमी ड्राई इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग होता है। और बेसिक और जो ट्रेडिशनल मेथड है ब्लॉटिंग के, वो या तो कैपिलरी ब्लॉटिंग है या तो इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग है। तो इसमें भी हम इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग को ही फोकस करेंगे। तो आपने आरएनए को, मैंने बताया कि जेल के थ्रू आपने उसको साइज के बेस पे सेपरेट कर लिया। अब उसको डीनेचर करके ट्रांसफर करेंगे, फिर मेम्ब्रेन पे ले आएंगे। वो मेम्ब्रेन कौन सी होगी, वो नायलॉन मेम्ब्रेन होगी या तो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होगी। फिर क्या करना है आपको, टारगेट सीक्वेंस को डिटेक्ट करना है वाया प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब आपको अपने टारगेट सीक्वेंस में प्रोब्स को बाइंड कराना है। और ये प्रोब कैसे होते हैं, ये रेडियो लेबल प्रोब होते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ जब आपका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से डन हो जाएगा। अब क्या होता है, when nitrocellulose paper is used, immobilization of DNA occurs through a non-covalent interaction। यहाँ पे आपको डीएनए नहीं, यहाँ पे आपको आरएनए पे फोकस करना है। उसको आप एडिट कर लेना, यहाँ पे क्या होगा, आरएनए होगा। आरएनए और जो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है उसके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसको नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन कहते हैं। यहाँ पर भी आपको बेकिंग परफॉर्म करना रहता है। बेकिंग क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ पर भी मैं आपको एक क्विक आइडिया दे दूंगी। 80 डिग्री सेल्सियस में आपको 2 आवर्स के लिए बेकिंग करना है। इसके बाद क्या होगा, जब आपका डीएनए मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो जाएगा, बेकिंग हो जाएगी, ताकि आपका जो आरएनए है, यहाँ पे जहाँ पे आपको डीएनए दिखता है ना, यहाँ पे आप आरएनए कर लेना। आई थिंक यहाँ पे एडिट करना भूल गई हूँ। ऑल्दो सदर्न एंड नॉर्दर्न बिल्कुल सेम है, बस आपको डीएनए की जगह पे आरएनए याद रखना है। बेकिंग से क्या होगा, इनका इंटरेक्शन यहाँ पे भी आरएनए होगा।
या इनका इंटरेक्शन काफ़ी सॉलिड हो जाएगा और एक दूसरे से बाइंड हो जाएँगे। इसके बाद आपको प्रोब का हाइब्रिडाइज़ेशन कराना है, इसके बाद वॉशिंग करा दोगे, जितने भी अनवांटेड प्रोब्स होंगे वो सब हट जाएँगे। तो एक बार क्विक आइडिया दे देती हूँ, सबसे पहले क्या करना है, आरएनए को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के बाद आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, इसके बाद मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे, फिर बेकिंग के थ्रू उसका फिक्सिंग कराएँगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा, प्रोब्स वॉशिंग होगा और आप अपने टारगेट सीक्वेंस को डिटेक्ट कर लेंगे। ये एक वर्चुअल इमेज है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझानी है। आरएनए आइसोलेशन, सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मेम्ब्रेन पे आपने ट्रांसफर किया, प्रोब्स का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, टारगेट पे जाके वो बाइंड कर गए और फिर आपने उसको डिटेक्शन कर लिया। डिटेक्शन एक्स-रे फिल्म के थ्रू आपको करना है। जब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की ऑफ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, तो सबसे पहला एप्लीकेशन पूरे वीडियो में हमने यही डिस्कस किया है कि जीन एक्सप्रेशन। दूसरा क्या होगा कि डिसीज सेल व हेल्दी सेल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो, डिफरेंट टिश्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। साइज एंड अबंडेंस ऑफ एमआरएनए को भी फाइंड आउट किया जा सकता है, बिकॉज एमआरएनए भी समहाउ फ्यूचर में जाके जीन एक्सप्रेशन का काम करता है। जब लिमिटेशंस की बात करते हैं तो इस तकनीकी लैब में बहुत सारी लिमिटेशन है। इसकी सेंसिटिविटी काफी लो रहती है, आरएनए बहुत अनस्टेबल है, तो आपको बहुत डेलिकेटली ये सारी चीज़ों को हैंडल करना रहता है। टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? इसमें बहुत सारे हैज़ार्डस केमिकल यूज़ होते हैं, रेडियो लेबल प्रोब्स यूज़ होते हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं। ओके, सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है इसमें, थ्रो आउटपुट जो होता है वो काफ़ी लो रहता है और इसमें रिक्वायर इंटैक्ट आरएनए रहता है। ये क्या होता है? मतलब ये चीज़ आप लोगों को गूगल करनी है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। ओके, सो यही लेक्चर था। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया है या कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, तो वो मेरे से पूछ सकता है मेल के थ्रू या कैसे भी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।